Major supplies. We are saying again and again that in case of inflation, decrease money supply, and in case of deflation, increase money supply. Now, what is this money supply? First thing is, what is this money supply? यहाँ से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मनी सप्लाई होता है क्योंकि सिंपल टर्म्स में तो कह सकता हूँ कि सिस्टम में जो पैसा है उसको कम करना है, बढ़ाना है, लेकिन कौन सा पैसा कम ज्यादा करना है, ठीक है। सेकंड थिंग, when we are in economy, then money supply and liquidity, we use them interchangeable. So when I am talking about liquidity, it means money supply. यहाँ पे हम गोल्ड और उनकी बात नहीं कर रहे, वो भी लिक्विड है, गोल्ड भी आपका लिक्विड है, ठीक है, गोल्ड इज ऑल्सो लिक्विड। आपने कोई फ्लैट खरीदा हुआ है, दैट इज ऑल्सो लिक्विड। आपके पास कोई जमीन है, लैंड है, वो भी लिक्विड है। इवन आपके शूज हैं, वो भी जाके चोर बाजार में आप बेच सकते हो, जितना पैसा मिलेगा, ये सब मतलब लिक्विड है। लेकिन लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है कि गोल्ड आपका इजीली कन्वर्टेबल है, ये इजीली कन्वर्टेबल है, ये इजीली कन्वर्टेबल है, ये इतना इजीली कन्वर्टेबल है, ले भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड रहती है हमेशा, इसलिए लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। लोग गोल्ड में करेंगे नहीं, जमीन खरीद लेंगे नहीं, तो कहीं पे फ्लैट वगैरह खरीद लेंगे, क्योंकि इनकी प्राइसेस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? पॉपुलेशन बढ़ेगी, रहने को जगह चाहिए तो सबको फ्लैट चाहिए, रहने को खेती के लिए जमीन चाहिए, या रहने के लिए जगह चाहिए, लैंड चाहिए, या इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड चाहिए। और गोल्ड आपको पता ही है, गोल्ड क्यों? क्योंकि गोल्ड पे इन्फ्लेशन का इतना असर नहीं पड़ता है, इसलिए गोल्ड पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एंड इंडियंस हैव ए नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स दिस येलो मेटल। देखेंगे आगे जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट देखेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट में हम देखेंगे कि क्यों गोल्ड की इतनी ज्यादा डिमांड है और उस डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में ये सब चीजें देखेंगे, क्योंकि गोल्ड हमारे यहाँ तो सिर्फ कर्नाटक में प्रोड्यूस होता है, जितना है उसका 90% के आसपास कर्नाटक में प्रोड्यूस होता है, थोड़ा वो झारखंड इधर उधर, कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन वो भी हमारे यहाँ पे जो आपको देखा होगा शादियों में कितनी ज्वेलरी चलती है, ठीक है। अगर आप साउथ में चले जाओ तो केरला वगैरह, साउथ में केरला या कहीं पे भी चले जाओ, शादी में गोल्ड चलता है। गोल्ड क्यों? क्योंकि गोल्ड आपका किससे है, मतलब इन्फ्लेशन का उसका असर नहीं होता है। तो इन्फ्लेशन में आप मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, डिफ्लेशन में इंक्रीज करते हो। बट व्हाट इज दिस मनी सप्लाई? वी विल सी इट। सेकंड इज, when we are using this term money supply in economy, it means liquidity। लिक्विड आपका गोल्ड भी है, लिक्विड आपकी बाकी चीजें भी, बट मनी सबसे ज्यादा लिक्विड है। अब मान लो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, मनी क्यों लिक्विड है? मनी इसलिए लिक्विड है बिकॉज इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, बैकिंग है उसको, ठीक है, इसलिए उसको लीगल टेंडर बोलता है, लीगल टेंडर। आपसे कोई लीगल टेंडर क्या है? ये एक आपके लोगों के बीच में क्या है, एक ऐसे कहते हैं जैसे एक एग्रीमेंट है सब लोगों के बीच में कि आप पैसे दोगे तो अगला उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको उसके बदले में कमोडिटी देगा। तो लीगल टेंडर में क्या है, कंपल्शन है कि आपको ये पैसा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कंपल्शन इज ओके। जैसे अभी कोरोना में कंपल्शन है ना मास्क पहनना, अगर आप मास्क के बिना पकड़े जाओगे यू विल बी फाइन। तो ये लीगल टेंडर है क्योंकि वहाँ पे कंपल्शन है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप दुकानदार के पास जाते हो 100 रुपए लेके
और आप उससे 100 रुपए का कुछ सामान मांगते हो, वो ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं नहीं दे रहा तुम्हें सामान। वो अलग बात है, उसके बाद वो चीज अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इट इज अ लीगल टेंडर, यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। तो लीगल बैकिंग है, इसलिए सबसे ज्यादा क्या है ये आपका यहाँ पे लिक्विड है, क्योंकि आप मनी को कहीं लेके चले जाओ। ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की करेंसी है ना, तो इंडिया इवन आप डॉलर में कन्वर्ट कराना चाहते हो, इंडिया में डॉलर में कन्वर्ट करा के कहीं पे। तो पहली चीज है कि ये इसको लीगल बैकिंग है। अब देखो, आपको याद हो तो डीमोनेटाइजेशन हमने की 2016 में। हमने क्या किया, मोदी जी ने किया। हम तो क्या ही कर सकते हैं, हम तो इकोनॉमी पढ़ सकते हैं बस। ठीक है, वैसे भी पॉलिटिक्स में ज्यादा ज्ञानी लोगों की जरूरत नहीं है। तो डीमोनेटाइजेशन हमने किया, 500 और 1000 के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया। अब ये लिक्विड नहीं रहे। आप 500 और 1000 का नोट पुराना वाला भी लेके जाओगे, आपको कोई कुछ सामान नहीं देगा, जेल हो जाएगी आपको अगर आप उनके साथ पकड़े गए। क्यों लिक्विड नहीं रहे? क्योंकि इनकी लीगल बैकिंग खत्म कर दी। तो पैसे की वैल्यू तब तक ही है जब तक उसकी लीगल बैकिंग है। जैसे उसकी लीगल बैकिंग खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। कल को मान लो वर्चुअल करेंसी आ जाती है, ठीक है, बाई चांस वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से हम कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे आप क्रिप्टो करेंसी क्या क्या होती है, कैसे जनरेट होती है। तो वैसे तो वो साइंस एंड टेक का पार्ट है, लेकिन चलो यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमारे करेंसी हमारा टॉपिक है हमारे। तो वर्चुअल करेंसी अगर आ जाएगी तो आपकी ये जो ये है आपका, ठीक है, ये जो मनी है अभी आपका जो चल रहा है, ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा। जो अभी रियल में आपका जो करेंसी नोट है, ये सब खत्म हो जाएगी, इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि मनी हमेशा लिक्विड होती है। जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा, सोने के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे, ठीक है, किसी ने चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। तो वो लीगल बैकिंग जिसको होती है वो आपका लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड का मतलब है कि जो इजीली कन्वर्टेबल है। अगर आप एक लाइन में समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप एक लाइन में समझो तो लिक्विड का मतलब है इजीली कन्वर्टेबल। और जो सबसे ज्यादा इजीली कन्वर्टेबल है वो है आपका मनी। गोल्ड भी आपको बेचने जाओगे उसका भी पैसा मिल जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, आप कहीं पे भी जाओगे वो चेक करेगा, ठीक है, इधर उधर क्वालिटी उसकी चेक करवाएगा, कितना कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 है, ठीक है। फ्लैट लेके जाओगे, पेपर चेक करवाएगा, लैंड है आपके पास, उसके पेपर चेक करवाएगा। तो अब मनी सप्लाई जो है उसको हम देखो, अलग अलग कंट्री में मनी सप्लाई जो है आपका 5 मेजर है उसको, M0, M0 से लेके M4 तक। अब M0 तो सब जगह पे कॉमन है, इसको तो आप सबके लिए कॉमन है M0। ठीक है, M0 का मतलब सिस्टम में जो टोटल मनी है वो M0 कहलाती है। ठीक है, जो आरबीआई ने पैसा जितना छापा, ठीक है, वो सारी की सारी जो पैसा है या बैंक के पास सारा पैसा, M0 का मतलब है सिस्टम की सारी मनी। जैसे मान लो आरबीआई ने पूरे, जब आपका डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो हमने देखा था कि डिमोनेटाइजेशन जब किया था, ठीक है, तो आपका जो 100, 1000 और 500 के नोट डिमोनेटाइज किए थे, तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए डिमोनेटाइज हो गए। 15 लाख करोड़ डिमोनेटाइज हो गए थे, और ये पूरी करेंसी का टोटल कितना पार्ट था? 86। ठीक है, तो बाकी कितना बच गया? सिर्फ 14% बच गया जो डिमोनेटाइज नहीं हुआ था। और 14% में कौन से आते थे? 10 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए। उस समय 200 का तो चलता नहीं था, ठीक है, 20 रुपए के भी थे, 5 के भी। मतलब इनके अलावा हाई करेंसी जो ये नोट, हाई डिनोमिनेशन नोट्स थे, ये हाई डिनोमिनेशन, ठीक है। हाई डिनोमिनेशन मीन्स जो जिनकी जो ज्यादा बड़े नोट होते हैं, 500 और 1000। जैसे कल को अभी आपने देखा होगा मार्केट में 2000 का नोट बड़ा कम चल रहा है, तो हो सकता है इसको भी डिमोनेटाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो डिनोमिनेशन जो थे हाई करेंसी, ठीक है, हाई डिनोमिनेशन नोट मतलब 500 और 1000 के नोट, उनको जब आपने डिमोनेटाइज किया तो 86% करेंसी को आपने डिमोनेटाइज कर दिया। इसका मतलब 15 लाख करोड़ जो थे नोट, उनको आपने डिमोनेटाइज कर दिया। तो ये 15 लाख करोड़ जो थे, तो बच गए कितने? 14%।
तो अगर मैं टोटल जोड़ू तो टोटल लगभग मेरे पास 18 लाख करोड़ के आसपास करेंसी थी उसमें। तो इसको हम कहेंगे हाई पावर्ड मनी, जो सिस्टम में पूरी करेंसी। ठीक है, आपको पता है आरबीआई एक लिमिट से ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर आप बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दोगे तो क्या होगा, करेंसी की वैल्यू नहीं रहेगी। मैंने आपको बोला ना, मार्केट में अगर बहुत सारी अनियन आ जाए, ठीक है, तो उसकी प्राइस क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। तो अगर करेंसी आपने बहुत ज्यादा प्रिंट कर दी तो मार्केट में बहुत ज्यादा करेंसी आ गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसकी वैल्यू नहीं रहेगी तो वो डॉलर के मुकाबले बहुत वीक हो जाएगी करेंसी आपकी। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि आरबीआई नहीं कर सकता प्रिंट। क्यों नहीं कर सकता देखेंगे आगे। ठीक है, कई बार आपके दिमाग में आता तो होगा कि इतनी गरीबी है तो आरबीआई पैसे छाप के क्यों नहीं दे सकता। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो आरबीआई नहीं छाप सकता। आरबीआई कितनी करेंसी छापता है, जो एक लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं छापता। तो 18 लाख करोड़ के आसपास उस समय पैसा। ठीक है, 18 लाख करोड़ में से आपने 15 लाख करोड़ के आसपास डीमोनेटाइज कर दिया। तो ये जो 18 लाख करोड़ है इसको हम बोलेंगे हाई पावर्ड मनी, एम0, सिस्टम में जो सारा पैसा है। ठीक है, तो सिस्टम में जो सारा पैसा होता है उसको बोलते हैं एम0। आप पढ़ोगे अगर माइक्रो, आपकी बुक है माइक्रो, मैक्रो मैक्रो वाली बुक पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें 5th या 6th चैप्टर है। ठीक है, जहाँ पे ये दिया हुआ है एम0 इज हाई पावर मनी और रिजर्व मनी। अब क्या होगा, मान लो आरबीआई 18 लाख करोड़ है और आरबीआई कुछ 1 लाख करोड़ और छाप देता है, तो आरबीआई बहुत ज्यादा करेंसी, क्योंकि ये जो पैसा है ना इसको बैकिंग होनी चाहिए किसकी, गोल्ड की। और आपको पता है गोल्ड हमारे पास लिमिटेड है, तो गोल्ड की बैकिंग होनी चाहिए। इतना ही पैसा छापता है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी छाप दे। तो 18 लाख है, 18 लाख का मान लो 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा छापता है, तो हम बोलेंगे कि हाई पावर्ड मनी बढ़ गई या रिजर्व मनी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि 1 लाख और आपने एक्स्ट्रा छाप दी। तो सिस्टम में जो पैसा होता है उसको कहते हैं एम0, रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी। तो ये किसके बराबर होती है, देखो, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में चल रही है आपके पास मेरे से पास, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंकर्स ने जो आरबीआई के पास पैसा रखा है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, कोई भी अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास। ठीक है, किसी भी तरह के, कहीं से भी पैसा रखा हुआ है गवर्नमेंट का किसी और का, तो सारा पैसा जो है वो किसमें इंक्लूड होता है, आपका एम0। तो एम0 को आप याद रखना हाई पावर्ड। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें पेपर में, एम0 इज। ठीक है, ये टर्म्स है ना, ये आपकी मतलब ये कन्वेंशन है इन वर्ड्स को यूज करने का, ये मैंने नहीं बनाई है, ये वर्ल्ड में ऐसे यूज होती है, एम0, एम1, एम2, एम3, ठीक है। तो एम0 इज हाई पावर्ड मनी और रिजर्व। ठीक है, जो सारा पैसा है आपका सिस्टम में। अब आ जाओ एम1। ठीक है, एम0 खत्म हो गया आपका, अब आ जाओ एम1। तो एम1 क्या कहते हैं, जो आपके पास पैसा है, करेंसी विद पब्लिक, प्लस जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक। ठीक है अब आप सोचो, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सोचो आप। ठीक है, करेंसी विद पब्लिक और आपके डिमांड डिपॉजिट, अगर आप ये दोनों वर्ड पे ध्यान दो तो आपको पता चल रहा होगा कि जो पैसा आपके पास है उसको आप जब चाहे तब खर्च कर सकते हो, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट्स है उसको आप जब चाहे तब निकाल सकते हो। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है आपकी, लिक्विड। ठीक है ना, लिक्विड। डिमांड डिपॉजिट जब चाहे तब निकाल सकते हो, खर्च कर सकते हो। मैंने आपको कहा ना कन्वर्टेबल, लिक्विड मीन्स इजिली कन्वर्टेबल। आपके डिमांड डिपॉजिट से तो इजिली आप जाके डिमांड करोगे, कोई भी आप लेके गए पैसा निकाल लिया आपने तुरंत, ठीक है, इजिली कन्वर्टेबल है। और पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, जो आपके पास करेंसी है उससे भी आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो जो आपका M1 है, अगर आप M1 देखोगे इट इज वेरी लिक्विड, क्योंकि दोनों चीजें आपके पास, करेंसी भी अवेलेबल है हमेशा और डिमांड डिपॉजिट भी आपके पास अवेलेबल है। सेकंड आ जाओ आप M2। M2 में M1 पूरा, प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सिर्फ सेविंग्स होती है।
ठीक है, पोस्ट ऑफिस में भी अलग अलग तरीके अकाउंट होते हैं। अगर आप में से किसी ने खुलवाया होगा अकाउंट या आपके घर में से किसी ने खुलवाया तो पूछना। सिर्फ सेविंग्स वाले, जो सिर्फ सेविंग्स वाला पैसा है वो। तो अगर आप M2 देखो तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स निकालना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा कम लिक्विड है, इससे ये इससे थोड़ा सा कम लिक्विड है। अगर आप M3 पे आओ तो M3 है आपका M1, ये पूरा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, पेपर में आता है। M1 M3 अगर आप देखो तो M3 में क्या वर्ड आ गया, टाइम डिपॉजिट्स आ गए थे। और आपको पता है टाइम डिपॉजिट्स का क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी का। और अगर टाइम पीरियड है तो वो इजिली आपको नहीं मिलेंगे, वो लिक्विड नहीं है। इसका मतलब इसकी लिक्विडिटी और कम होगी। अगर आप M4 पे आओ तो M4 में M3, ये M3 पूरा, M3 क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट और साथ में पोस्ट ऑफिस में जो टोटल से आपका पैसा है उसमें आपके टाइम डिपॉजिट्स भी है, सेविंग्स भी है, सब कुछ है। ये और कम लिक्विड हो गया क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का पैसा तो और मुश्किल से निकलेगा, तो ये और ज्यादा आपका और कम लिक्विड हो। तो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा लिक्विड आपका M1 है। क्यों M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि वो पैसा आप आसानी से यूज कर सकते हो। M2 थोड़ा उससे कम लिक्विड है, M3 और कम लिक्विड है और M4 सबसे कम लिक्विड है। लेकिन अगर आप देखो, ठीक है, लिक्विडिटी का ऑर्डर तो हमने देख लिया। सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, सबसे ज्यादा पैसा है M4। अगर आप देखो तो M4 में M3 भी आ गया और साथ में पोस्ट ऑफिस का भी आ गया। आपको यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे जैसे है ना, पोस्ट ऑफिस को अलग अलग से कंट्रोल किया जाता है और आपका बैंक्स को अलग से किया जाता है। लेकिन आप फॉरेन में जाओ तो दोनों को क्या है, वहाँ का फेडरल रिजर्व भी कंट्रोल, मतलब वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वही कंट्रोल करता है। तो अगर आप देखो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस को हम अच्छे से यूज नहीं करते हैं, नहीं तो पोस्ट ऑफिस है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हर जगह पे होते हैं पोस्ट ऑफिस। उसका दिक्कत ये है कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो इतने खुद अवेयर नहीं है, लोगों के अवेयर करें। तो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा लिक्विड ये है और सबसे कम लिक्विड ये। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पैसा देखो तो सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे, क्योंकि ये सिस्टम का क्या है, M3 इंक्लूड कर रहा है और साथ में पोस्ट ऑफिस का। और सबसे कम पैसा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आपके पास वाले पैसा इंक्लूड कर रहा है और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड कर रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो M3 में आपका M1 पूरा इंक्लूड है, टाइम डिपॉजिट्स ये दोनों यहाँ पे इंक्लूड है, प्लस आपका पोस्ट ऑफिस का सारा include है। इसका मतलब अगर मैं इनका लिक्विडिटी का ऑर्डर देखूं तो लिक्विडिटी का ऑर्डर होगा M1 सबसे ज्यादा लिक्विड, M2 उससे कम लिक्विड, M3 उससे कम लिक्विड और M4 सबसे कम लिक्विड। और अगर मैं पैसों का ऑर्डर देखूं किसमें सबसे ज्यादा पैसा है तो M4 में सबसे ज्यादा पैसा है, M3 में उससे कम है, M2 फिर ठीक है। वो नहीं होता जैसे आपके यहाँ पे दो, आपके यहाँ पे मान लो दो आपकी रिवर्स है, देयर आर टू रिवर्स, एक इधर है और एक आपकी। मैं देखूं इसमें वाटर किस में ज्यादा है, ठीक है, वाटर किस में ज्यादा है, मान लो ये आपकी ब्रॉड है थोड़ी, इसमें पानी ज्यादा है, तो मान लो ये R1 है, ये R2, तो R1 में वाटर ज्यादा है। लेकिन अगर मैं फ्लो देखूं वाटर का, तो आपको पता है कि इसका आपका क्या है, एरिया कम हो गया, तो बर्नौलीज थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी। चलो बर्नौलीज थ्योरम नहीं पढ़ी तो आप इतना समझ लो, अगर ये नैरो हो गया तो यहाँ पे फ्लो तेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो तेज होगा, तो अगर मैं फ्लो देखो तो फ्लो किसका ज्यादा है, R2 का R1 से ज्यादा। सेम यहाँ पे आपका लिक्विडिटी का ऑर्डर इनका अलग है, लेकिन अगर आप मनी सप्लाई के हिसाब से देखो तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो M1 M0 से लेके M4 तक आपको क्लियर होना चाहिए। वन मोर थिंग, वो ये है कि भाई आपका जो M1 और M2 है, देखो इनमें पैसा कम है। जैसा अभी मैंने आपको बोला ना रिवर वाला, पानी कम है, तो पानी कम है तो उसको हमने क्या बोला, नैरो है वो रिवर। तो ये पैसा यहाँ पे कम है तो इसको हम बोलते हैं इन दोनों को नैरो मनी, कम पैसा है यहाँ पे। और M3 और M4 में ज्यादा पैसा है,
तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉड। जैसे अभी वो रिवर वाला देखा ना, ब्रॉड चैनल और नैरो चैनल। अब क्या है, इंडिया में जो हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं M1 और M3। अगर आप यूएस में जाओगे तो वो M4 को यूज करते हैं, कहीं और जाओगे तो वो हो सकता है M2 को यूज करते हैं। यानी कि कोई भी कंट्री फ्री है इनमें से किसी भी चीज को मनी सप्लाई के लिए यूज करने के लिए। क्यों M4 को यूज करते हैं यूएस में? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पोस्ट ऑफिस भी वहां पे पिक्चर में आ जाता है। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस इतना पिक्चर में नहीं आता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जमा नहीं कराते हैं, कराते तो पोस्ट ऑफिस वाला इतना वो नहीं है, पैसा वो पड़ा ही रहता है। तो इसको हम पिक्चर में नहीं लेते हैं, हम सिर्फ किसको पिक्चर में लेते हैं, मेन हमारा है M1। देखो M2 में भी पोस्ट ऑफिस आ रहा है पिक्चर में, M4 में पोस्ट ऑफिस आ रहा है, उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस को आरबीआई वैसे भी कंट्रोल नहीं करता है, तो पोस्ट ऑफिस वाला जो पैसा है उसको ये छेड़ता नहीं है, ये अपना अलग से इसको साइड में कर दो। तो जब भी आरबीआई मनी सप्लाई को वेरी करेगा तो या तो M1 को करेगा या M3 को करेगा। लेकिन क्योंकि आरबीआई सारे सिस्टम की मनी सप्लाई को चेंज करना चाहता है, तो आरबीआई किसको चेंज करेगा, M3 को। जो अभी तक हम मनी सप्लाई की बात कर रहे थे इतनी देर से, वो है M3 हमारे केस में। और M3 क्या है आपका, अगर आप देखो तो M1 में क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक, आपका पैसा प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। तो आरबीआई जब मनी सप्लाई को वेरी करता है तो आपके पास जो पैसा है उसको भी वेरी करेगा, जो आपके डिमांड डिपॉजिट है उनको भी वेरी करेगा, और आपके टाइम डिपॉजिट को। तो अगर आपके पास जो करेंसी वो तो है ही, डिमांड और टाइम डिपॉजिट किसके पास होते हैं, इसके पास। तो हमारे यहाँ के इसमें मनी सप्लाई है आपका M। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क। पैकिंग चाहिए गोल्ड की, गोल्ड की। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस का पैसा इसलिए इतना लिक्विड नहीं, तो पोस्ट ऑफिस हम उसको यूज नहीं करते हैं, वहां पे लोन वोन देने का सिस्टम नहीं है पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस कौन सा लोन देता है, कोई लोन नहीं देता है। यहाँ पे वो है ही नहीं ना, पोस्ट ऑफिस आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करते ही नहीं है बेसिकली, ऐसा मान लो। सिर्फ उन्होंने कुछ स्कीम चला के वहां पे आप पैसा जमा करो, तो इसलिए उनको पिक्चर में नहीं लगता है। दूसरी बात, बैकिंग होनी चाहिए। बैकिंग का मतलब ये है, आपके पास करेंसी है, वैसे तो वो करेंसी हर किसी को एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन मान लो कोई आपसे वो करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, वो करेंसी लेके आप आरबीआई के पास जाओ, आरबीआई आपको उसके इक्विवेलेंट गोल्ड दे देगा। इसको कहते हैं बैकिंग। ठीक है, मतलब कोई गारंटी होनी चाहिए ना, कि भाई जो करेंसी है मेरी, अगर कोई मुझसे नहीं ले रहा तो मैं क्या करूंगा उस करेंसी का। तो आरबीआई ने बोला है कि मैं इसको बैकिंग देता हूँ गोल्ड। तो हर चीज की क्या हो, बैकिंग होती है। जो आपका यूएस है वो डॉलर ले, डॉलर जो चला रहा है उसकी भी बैकिंग है। हर चीज की एक बैकिंग होती है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो करेंसी किससे बैक्ड है, आपकी गोल्ड से बैक्ड। ठीक है, वहां पे आपका यूएस में अगर आप जब देखेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आप देखोगे हर करेंसी की बैकिंग होती है। इसलिए पहले गोल्ड सिस्टम चलता था, वो धीरे धीरे करेंसी में कन्वर्ट हुआ। लेकिन करेंसी आज भी किससे बैक होती है, आज भी गोल्ड से बैक होती है। इसलिए गोल्ड की डिमांड इतनी ज्यादा रहती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अलग है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी लिखोगे तो यूपीएससी में आपके अगर पीछे रैंक आई तो आपको पोस्ट ऑफिस में होगा, फिर कंट्रोल करना। इंडिया में M3 यूज होता है, इंडिया में M3 यूज होता है, इंडिया में M3 यूज होता है। आपने देखा होगा ना, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पोस्ट ऑफिस को, बीच में उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो भी दर्जा, पेमेंट बैंक का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस हमारे देखो, ये M1 M2 M3 M4 में पोस्ट ऑफिस इसलिए यूज हुआ है क्योंकि बाकी कंट्री जो है वहां जाओ तो पोस्ट ऑफिस भी बैंक की तरह काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं करते। जमा होता है पैसा वहां पे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोन देते हैं या फिर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस एक तरह से ये मान लो कि हमारे यहाँ पे नाम के हैं,
मतलब वो फाइनेंशियल इंक्लूजन, या फिर इसमें कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, आपका लोन मिल जाए आपको वहां से, आप पोस्ट ऑफिस जाके लोन लोगे, कहाँ से मिलेगा? तो बेसिकली हमारे यहाँ तो बैंक्स ही हैं जो मेन, इसलिए आप है ना इसको तो भूल ही जाओगे। जैसे अगर यूएस में आप जाओगे तो M4 यूज होगा, तो हमारे यहाँ पे इसको तो आप भूल जाओ ना दोनों। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया, आप इसमें क्यों इतना उसमें PhD कर रहे हो, इसको आप भूल जाओ। आप भी कहाँ जमा कराओगे अपना पैसा? बैंक में जमा कराओगे। पोस्ट ऑफिस में तो आपकी से अलग अलग स्कीम चलती रहती है, आप भी सारा पैसा बैंक में जमा कराओ। अब तो फिर भी पोस्ट ऑफिस थोड़ा काम करने लग गया है, क्योंकि पेमेंट बैंक वगैरह का उनको दर्जा दे दिया गया है, नहीं तो पहले तो कहाँ काम करते। ठीक है, तो वहां पे तो वही है, छोटे मोटे आपके सेविंग अकाउंट वगैरह जहाँ पे बैंक नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने हर जगह पे बैंक खोल दिया, तो लोग बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में कराओगे, ATM वगैरह थोड़ी ना मिलेगा। इसलिए आपका पोस्ट ऑफिस को आप भूल जाओ। आप सिर्फ इतना याद रखो, हमारे केस में M1 और M3 का कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, पोस्ट ऑफिस के बारे में इतना ज्यादा आपको रिसर्च करने की जरूरत है। ज्यादा पैसा किसके पास होता है? ज्यादा पैसा मेरे पास है। अरे ज्यादा पैसा किसके पास होता है, क्या मतलब क्या होता है? बैंक्स के पास बहुत पैसा है, सारा पैसा तो बैंक्स के पास है। हमारे पास जो पैसा है उसकी गोल्ड बैकिंग है, क्यों नहीं है उसकी गोल्ड बैकिंग? आप कल ले जाओ 2,000 रुपए की, अगर आपसे कोई नहीं ले रहा, जाके RBI को बोलो मेरा 2,000 रुपए लो, मुझे गोल्ड दे देगा RBI। जाके देखो एक बार, ट्राई करो। आपके इवन नोट भी जब कट पट जाते हैं तो आप उनको RBI में एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, RBI अगर आपका नोट थोड़ा कट, आपने देखा होगा जब नोट आपके से दुकानदार नहीं लेता है, कटा फटा होता है, आप RBI में जाकर उसको चेंज करवा सकते हो। इवन आपके नोट के 2 पीस हो रखे, आप RBI में जाकर चेंज करवा सकते हो। कल चले जाना, थोड़ा ट्राई करके आना, आपके पास में ही है वहाँ पे। ठीक है, ऑफिस उसका जम्मू में। बड़ी जिज्ञासा है लोगों में। ज्यादा पैसा बैंक्स के पास ही होता है मलिक, ज्यादा पैसा बैंक। आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज पूछा कीजिए, एवरीवन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। यू आर आस्किंग टू मी ना, व्हाई आर यू आस्किंग टू एवरीवन? मेरे अलावा कोई और जवाब देगा तो आप एवरीवन से पूछिए। ठीक है, ओके। होपफुली आपको M1, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन, देखो उतना ही पढ़ो जितना पेपर के लिए काम कर, रिसर्च आप करना चाहो तो इस पर कर सकते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके काम का सिर्फ इतना है, आपसे पेपर में वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो मनी। तो नैरो मनी होती है M1। अगर आप इसमें देखो, सबसे कम ये है, इन दोनों को नैरो मनी कहते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में उसने चारों दिए M1 M2 M3 M4, डोंट एनोटेट। ठीक है, ठीक है, आप एनोटेट करोगे, मैं FIR लॉन्च करवा दूंगा, जिंदगी में कभी भी आप पेपर नहीं दे पाओगे। ठीक है, एंड आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। आपका नाम लिखा आता है दीपक, आपका नाम लिखा आ रहा है। ओके, आप कभी पेपर नहीं दे पाओगे, इट्स माई प्रॉमिस टू। अगर मेरी क्लास में किसी ने भी न्यूसेंस क्रिएट क्रिएट करी, आप कभी पेपर नहीं दे पाओगे, दैट इज गारंटी। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आपके जम्मू में जितने लोग हैं ना, सब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, एक फोन करूंगा उठा के ले जाएंगे घर से। ठीक है, डोंट डू सच नॉनसेंस थिंग्स इन माय क्लास। ठीक है, पढ़ना है पढ़ो, अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स ऑल्सो। ठीक है, मेरे को आप और टीचरों की तरह नहीं समझना। ठीक है, आपने ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं की ना, कभी अटेंड करना, उसके बाद आप ये हरकतें करना बंद कर दो। ठीक है, FIR लिखवा दूंगा मैं। ठीक है ना, अभी तक मैं इसलिए चुप बैठा हूँ क्यों किसी का फ्यूचर खराब करूँ। कभी पेपर नहीं दे पाओगे, कोई पेपर नहीं दे पाओगे। फिर करते रहना ये एनोटेट, दीवारों पे भी पेंटिंग बनाना आराम से। ठीक है, इसी से जीवन यापन होगा। तो डोंट क्रिएट नॉनसेंस इन द क्लास, सच न्यूसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। आप ये मत समझिए कि ऑनलाइन है तो आप कुछ भी करोगे। ठीक है, व्हेन यू एनोटेट योर नेम अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। कल हमारी यही बात हो रही थी, अब कोई भी करेगा FIR विल बी लॉन्च। फिर देते रहना वहां पे आप अपनी पेशी। ठीक है,
हाँ, हमारे केस में लिक्विडिटी और मनी सप्लाई सेम चीज मानते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं मनी सप्लाई और लिक्विडिटी दोनों चीजें सेम, ठीक है। जब मैंने आपको बोला ना बार बार, जब हम बात कर रहे हैं मनी लिक्विडिटी की, तो हमारे केस में मनी सप्लाई है। लिक्विडिटी आप अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हो, बट अभी हम क्लास में जब भी मनी सप्लाई की बात करेंगे, जब भी लिक्विडिटी की बात करेंगे, तो दोनों सेम चीज, ठीक है। ओके, सो मैं यही बोल रहा हूँ, मेरी क्लास में न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना। मैं आपको पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने फिर, मैं सबको बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। बाकी टीचर टॉलरेट कर देते होंगे, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो देख लेना, ठीक है। आप खुद भुगतोगे उसका, आपके नाम का पर्चा कट जाएगा, ठीक है। घर पे ही आएगा आपके, ठीक है, सम्मन आ जाएगा, फिर रोते रहो, फिर मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ये भी पता है, मैं अगर आप अलग नाम से करोगे तो भी मैं पता करवा लूंगा कि किसने अनोटेट। इसलिए शांति से पढ़ो। आप यहाँ पढ़ने आते हो यार, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क। इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्लास बोरिंग भी नहीं है, इतना मजा आ रहा है, मैं मजे से पढ़ा रहा हूँ, आप मजे से पढ़ो। नहीं पढ़ना तो घर पे बैठो यार, टीवी देखो, पबजी खेलो। वाई आर यू डिस्टर्बिंग अदर्स? और इसी क्लास में नहीं, बच्चे बहुत क्लासों में प्रॉब्लम करते हैं, राजशेखर सर की क्लास में भी लिखते थे, सी सेट की क्लास में भी लिखते हैं, ठीक है। वो शरीफ लोग हैं, तो मैं शरीफ नहीं, ठीक है। तो मेरे से शराफत का वो उम्मीद नहीं करना, ठीक है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ अच्छे से तो पढ़ो। मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है, बोलो, ठीक है। आपको मेरे से दिक्कत है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो हम नया टीचर लेके आ जाएंगे आपके लिए, ओके। लेकिन कम से कम और लोगों को परेशान नहीं करो ना यार। कल को केएस बनोगे, आईएएस बनोगे, ऐसे बिहेव करोगे, ओके। नहीं, वो ठीक है, गलती हो जाती, गलती के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे जिस लड़के ने लिखा उसने, ठीक है, मान लो उसने अपोलोजाइज कर लिया, लेकिन मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। इंडिया में M3 यूज होता है, ओके। वी यूज M3 इन इंडिया। अब वही मैं बता रहा हूँ, आप सुनो तो, ठीक है। सुनो आप बात को, हमारे यहाँ पे हम M1 और M3 यूज करते हैं, ठीक है। और आरबीआई जो मनी सप्लाई की जब बात करेगा, तो यहाँ पे मनी सप्लाई मतलब M3। जब हम बार बार कह रहे हैं ना मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, वो है M3। पेपर में आपके क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो मनी। तो नैरो मनी में आपको ऑप्शन दिए M1, M2, M3, M4। अब देखो, दोनों ये नैरो मनी है, लेकिन हमारे यहाँ पे कौन से यूज करते हैं, M1, तो उसका आंसर होगा M1, ठीक है। तो M1 हमारे केस में नैरो मनी होगा। और जब ब्रॉड मनी पूछेगा, तो हमारे केस में ब्रॉड मनी M3। हम M2 और M4 को यूज नहीं करते। M2 M4 में पोस्ट ऑफिस आ गया ना भाई, उसको मैंने आपको कहा ना, पोस्ट ऑफिस को निकाल दो। पोस्ट ऑफिस तो हमारी पिक्चर में है ही नहीं, कौन सा फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहा है पोस्ट ऑफिस, कौन सा लोन दे रहा है, कौन सा क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कौन सा एटीएम कार्ड दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। बस वहां तो कुछ स्कीम चलती है छोटी मोटी, ठीक है। जैसे आपके स्मॉल स्कीम, स्मॉल सेविंग स्कीम चलती है, वो सारी पोस्ट ऑफिस में चलती है, क्योंकि बैंक के पास इतना लोड होता है ना, तो वो सारी चीजें नहीं चला सकता। तो गवर्नमेंट कई बार छोटी मोटी स्कीम चला देती है कि इसमें इतना पैसा डालो, इतना मिलेगा, वो पोस्ट ऑफिस को कर देते कि आप देखो। तो आप पोस्ट ऑफिस को हटा दो पिक्चर, ठीक है। आप इसको भूल ही जाओ, M2 और M4 को भूल जाओ आप। हमारे केस में ये यूज नहीं होता है, ठीक है। आप यूएस में चले जाओगे, तो यूएस में ये यूज होता है M4। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, अभी तक हम बार बार मनी सप्लाई बोल देते हैं, लेकिन मनी सप्लाई है क्या? तो मनी सप्लाई है आपका M3 हमारे केस। ये दो यूज करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हम कौन सा यूज करते हैं, तो बोलो लिक्विडिटी की जब बात होती है तो लिक्विड ज्यादा ये है, और जब आपके लिक्विडिटी, अगर आपकी मनी सप्लाई की बात होती है तो मनी सप्लाई ये है। आपको मैंने पहले भी बताया था, हमें जब पैसा कम करना है, तो एक तो पब्लिक के पास पैसा कम करना होता है, और दूसरा बैंक्स के पास पैसा कम करना होता है। ये दो ही तो हमारे टारगेट थे, या कम करना है या बढ़ाना है। तो पब्लिक वाला तो ये आ गया ना, करेंसी विद पब्लिक, ठीक है।
और बैंक्स के पास क्या होता है आपका, एक डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, दूसरे टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो सारे आ गए इसमें। ओके, सो हम टारगेट जो करते हैं हमेशा M3 को टारगेट। ओके, हाँ पोस्ट ऑफिस का वो, पुराने जमाने पे बैंक्स नहीं थे ना दोस्त कहीं पे, ठीक है, बैंक्स बड़े कम थे, ठीक है, और लोगों को देखो थोड़ा पोस्ट ऑफिस वाले इंटरेस्ट भी ज्यादा देते हैं, ठीक है, लेकिन अब समय के साथ चीजें चेंज हो गई। आजकल पैसा आपका सेफ रहना चाहिए, ठीक है, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर। हाँ पुराने जमाने के लोग करते थे, आजकल नहीं करते, लेकिन बैंक पोस्ट ऑफिस आपका बैंक्स नहीं है ना, जैसे पेमेंट बैंक बनाया पोस्ट ऑफिस को, पेमेंट बैंक इज नॉट ए बैंक बेसिकली, जैसे पोस्ट ऑफिस को अभी पेमेंट बैंक बनाते हैं ना, मोदी जी ने इतना बड़ा उस पर वो भी दिया था एक, अब उनको पेमेंट बैंक बना दिया, ठीक है। दूसरा आपका एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, आगे बैंकिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस वगैरह। तो ये पेमेंट बैंक जो है ना बेसिकली ये बैंक्स नहीं है यार, ये नाम के बैंक्स है बस, ये रेमिटेंसेस के लिए है, मतलब जो मजदूर वगैरह हैं, जो आपके लेबर्स है, वो अपने घर पे पैसा पहुंचा देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आगे देखेंगे पेमेंट बैंक क्यों बनाए गए, ये आपके क्यों बनाए गए स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, तो वो आगे देखेंगे। तो आप इतना याद रखो, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक है, और पेमेंट बैंक आपके जो आपके रियल ओरिजिनल जो बैंक है आपके कमर्शियल बैंक के टाइप नहीं होते, पेमेंट्स बैंक डिफरेंशिएटेड बैंक, ठीक है, डिफरेंशिएटेड है, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में हर ऑर्गन जो है उसका डिफरेंट फंक्शन है, ऐसे ही ये पेमेंट बैंक जो है इनका डिफरेंट फंक्शन है, दे आर डिफरेंट डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन सेम वैसा नहीं है जैसा बैंक्स का होता है, दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना लोन दे सकते हैं, ना क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, ना एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं, बस आप पैसा जमा कराओ, वो आपका पैसा आगे भेज देंगे आपके घर वालों तक, तो रेमिटेंसेस आगे भेजने का काम करता है, ठीक है, लेबर्स के लिए, जो लेबर क्लास है, क्योंकि लेबर क्लास अगर आपकी बैंक में जाएगी, ठीक है, या फिर कहीं पोस्ट ऑफिस में जाएगी, मनी ऑर्डर करेगी, उसमें टाइम लगेगा। पेमेंट बैंक क्या है आपके, ठीक है, पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने कहाँ से लिया, कीनिया से उठाया पेमेंट बैंक, और स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ से उठाया, यूएस से। यूएस में कम्युनिटी बैंक्स होते थे, वहां से हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक उठा लिया, और पेमेंट बैंक कीनिया में क्या होते थे आपके, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, एम पीसा करके एक कंसेप्ट था, वहां से उठा, ठीक है। तो हम देखते रहते हैं, आरबीआई वाला भी एक वॉच रखता है दुनिया पे भी क्या चल रहा है, तो उसी हिसाब से आरबीआई अपने सिस्टम करता रहता है। तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइप्स ऑफ बैंक हम देखेंगे डिटेल में, आरआरबी क्या क्या होता है, पेमेंट बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, दी टर्म एमएसएफ, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखो आपको पता है तो यूपीएससी भी सिंपली क्वेश्चन पूछती है, दी टर्म एमएसएफ एंड एनडीटीएल आर यूज्ड इन रिलेशन, ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, क्या होगा इसका आंसर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन में कोई मतलब नहीं है, मिलिट्री, देखो ऑप्शंस भी ऐसे हैं, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो एनडीटीएल और एमएसएफ का यूज होता है बैंकिंग ऑपरेशन। अब बेसल नॉर्म्स हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है, बेसल नॉर्म्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये सब देखेंगे। देखो इवन वोल्डेमॉर्ट भी क्या कहता है, ठीक है, ये देखो वोल्डेमॉर्ट का आपको पता है ना, वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर देखा होगा, डिफ्लेशन इज द वोल्डेमॉर्ट ऑफ द कोरोना वायरस है, कि आपको पता है डिफ्लेशन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल। इंडाइसेस भी सारे ये पढ़ेंगे, डब्ल्यूपीआई, ठीक है, सीपीआई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये, लेकिन पहले हम टूल्स खत्म कर लेते हैं। देखो अब आपके लिए स्लाइड्स बनाए, ये मेहनत लगती है, देखो फिर उसके बाद आप अगर पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो क्लास में, तो फिर दिल दुखता है, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, तो जो पढ़ा रहे हो पढ़ लो, ठीक है। हाँ ये देखो क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन करिए आप लोग, ये वाला।
इस क्वेश्चन को करिए और मुझे आंसर बताइए। योर 2 मिनट्स करिए। आप इतने हतोत्साहित क्यों हो रहे हो कि फ्री निकलता है? बताओ इतना क्यों परेशान? दोनों निकल जाएंगे, थोड़ा पढ़ो, निकल जाएंगे। ओके सोनाली, ठीक। और लोगों का भी तो निकल रहा है, ठीक है। इतने लोग बने हैं आपके केएस। सो नाउ सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स। ओके, सो क्वालिटेटिव टूल से क्वेश्चन आपको, मतलब ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से आपका आरबीआई इनको बहुत रेयरली यूज करता है, बहुत रेयरली यूज करता है। और सेकंड थिंग, ज्यादातर ये डिफ्लेशन के केस में यूज करता है। दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज तो रेयरली यूज करता है, और दूसरी बात डिफ्लेशन के केस में यूज होते हैं, जब डिमांड बढ़ानी होती है किसी चीज की। इन्फ्लेशन के केस में बहुत रेयरली यूज होता है, डिफ्लेशन के केस में भी रेयरली यूज होता है। क्यों रेयरली यूज होता है? क्योंकि ये स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, ये स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको देते हैं, मान लो ऑटोमोबाइल, ठीक है, या आप कोई भी सेक्टर ले लो, ऑटोमोबाइल ले लो, हाउसिंग ले लो, चलो हाउसिंग का ले लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ मैं समझाता हूँ आपको लोन टू वैल्यू पहले, और उसके बाद मार्जिनल रिक्वायरमेंट, समझो। आप अगर, जैसे आपकी अभी जॉब लग जाती है, आप केएस बन जाते हो या आईएएस बन जाते हो, तो क्या होता है, आपको फ्लैट लेना है। आप जब भी लोन लेने जाओगे ना फ्लैट के लिए, तो आप देखोगे कि मान लो फ्लैट आपका 40 लाख 50 लाख का फ्लैट है, तो बैंक आपको उस पर लोन देता है 80%। पूरा लोन नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा 85 दे देगा। या आपकी कोई बहुत गहरी दोस्ती है वहां पे बैंक मैनेजर वगैरह से, 90 तक दे देगा। ये कौन डिसाइड करता है कि कितना परसेंट लोन देना है? ये डिसाइड करता है आरबीआई। तो इसको हम कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। क्यों? लोन टू वैल्यू रेशियो। जैसे मान लो उसकी वैल्यू आपकी 50 लाख है ना, तो कितना लोन देगा उसका? उसका 80%, यानी कितना लोन देगा आपको? 40 लाख लोन देगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 90% दे देगा, 45 लाख दे देगा। अब इसमें होता क्या है, मान लो हाउसिंग सेक्टर में बहुत डिफ्लेशन चल रहा है, कोई फ्लैट खरीद ही नहीं रहा है, देयर इज सो मच रिसेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, बहुत स्लो डाउन है। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा स्लो डाउन। अब देखो क्या है, अगर मकान बिकता है, कोई भी फ्लैट बिकता है, तो उससे एक तो गवर्नमेंट को क्या, एक तो क्या बिल्डर को पैसा मिलेगा, वो नए नई नए फ्लैट बनाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। दूसरी बात क्या है, हाउसिंग सेक्टर में क्या आएगा? बूम आएगा। उसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट को क्या, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में पैसा मिलेगा। देखो सीधी सी बात है, इकोनॉमी में जब भी कोई चीज बिकती है, ठीक है, मार्केट में कोई भी चीज बिकेगी, तो उस पे सबको फायदा होता है। इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, टैक्स मिलता है, स्टैंप ड्यूटी मिलती है, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी मिलती है। कार बिकी, कार पे भी गवर्नमेंट को रोड टैक्स वगैरह मिलता है, ठीक है, जीएसटी वगैरह मिलता है। तो यानी कि सामान बेचने का फायदा सिर्फ बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं है, सामान अगर बिकेगा तो उसका फायदा गवर्नमेंट को। तो हाउसिंग सेक्टर में अगर स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है, बिल्डर भी, रियल एस्टेट पूरा आपका बैठा हुआ है, तो अब आरबीआई तो चाहेगा ना कि इसमें बूम आए, ठीक है। तो उसको बूम को लाने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लोगों को आसानी से घर मिल जाए। अब अगर आप यहाँ पहला केस देखो, तो 80% में आपको 40 लाख मिल रहा है, लेकिन 10 लाख तो आपको जेब से देने, लेकिन आपके पास 10 लाख है ही नहीं, कहाँ से दो? जैसे कई बार आपको कार खरीदने भी आप जाओगे, तो कार भी अगर आपकी 10 लाख की है, तो उस पर पे आपको 80% लोन देगा, तो 8 लाख दे दिया, 2 लाख तो आपको जेब से देने। आपके पास वो 2 लाख ही नहीं, तो आप कार खरीद पाओगे नहीं। तो यहाँ पे आरबीआई ने 80% फिक्स कर रखा है, लेकिन घर नहीं बिक रहे। क्यों नहीं बिक रहे? क्योंकि मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा पैसे देने को नहीं है।
अब आरबीआई इस केस में क्या करेगा, आरबीआई इस लोन टू वैल्यू को 100% कर देगा, एलटीवी। और आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में हर, मतलब कि जब भी स्लो डाउन होता है तो हर एक महीने में या 15 दिन में खबर आती है कि आरबीआई ने लोन टू वैल्यू रेशियो 100% किया हाउसिंग सेक्टर। ठीक है, हाउसिंग देखो असेंशियल है वैसे, लोगों को घर खरीदना, मतलब लोगों के लिए घर भी जरूरी है, जो खरीदना चाहता है, मैं कल को फ्लैट खरीदना चाहता हूँ लेकिन मैं खरीद नहीं पा रहा पैसे कमी की वजह से, तो रोटी कपड़ा और मकान तो आपकी क्या है, बेसिक नेसेसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, एलटीवी मैंने 100% कर दिया। अब एलटीवी अगर मैंने 100% कर दिया तो इस केस में क्या होगा, आपका आज जो मेरे को खरीदना है फ्लैट, मुझे पूरा कितना लोन मिल जाएगा, 50 लाख पूरा लोन मिल जाएगा। अब मेरे को जेब से कुछ पैसा नहीं देना ना, अब मैं घर खरीद सकता हूँ क्योंकि मुझे जेब से कुछ पैसा नहीं देना, मेरे पास 10 लाख नहीं है, मेरे पास 1 लाख भी नहीं है। अब सारा सारा का लोन कौन दे रहा है, मुझे बैंक दे रहा है। तो जब कभी डिफ्लेशन चलता है आपके, जब रियल एस्टेट में स्लो डाउन आता है, तो आरबीआई एलटीवी को 100% करता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और मान लो ऐसा हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है मान लो, ठीक है, पहला केस तो ये आपका कब है, डिफ्लेशन। वैसे तो डिफ्लेशन के लिए यूज होता है, आपको इन्फ्लेशन में भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इन्फ्लेशन में ऐसा होता नहीं, इन्फ्लेशन में तो रेपो रेट वगैरह है उसके पास। डिफ्लेशन वर्स्ट है ना, देखो मैंने आपको पहले बोला डिफ्लेशन वर्स्ट है। डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी आप यूज करोगे, साथ में क्वालिटेटिव भी यूज करोगे। क्यों, क्योंकि डिफ्लेशन आप चाहते ही नहीं हो कि एग्जिस्ट करे। तो डिफ्लेशन में आप सारे हथियार जो है आपको सारे यूज करो। लेकिन इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में तो आपका क्या है, थोड़ा इन्फ्लेशन है तो चलता है, उसमें ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन मुझे कल ही कंट्रोल करना है। डिफ्लेशन क्या है, वर्स्ट फॉर्म है, इसलिए उसको जल्दी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। अब मकान नहीं बिक रहे हैं तो बिल्डर को भी नए मकान नहीं बनाएगा, लोगों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी काम नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट में जितनी जॉब्स है वो सारी चली जाएंगी। आपको पता है ये रियल एस्टेट में कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट देता है। तो कहीं पे भी अगर कोई चीज नहीं बिक रही तो सीधा सा इम्पैक्ट किस पे आएगा, एम्प्लॉयमेंट। रियल एस्टेट में आपको पता ही है, ठीक है, कितना, वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है। तो इसलिए हाउसिंग में कोई भी दिक्कत होगी या ऑटोमोबाइल में ऐसा हुआ तो आरबीआई उसमें इंटरव्यून करता है। आरबीआई इंटरव्यून कैसे करता है, एलटीवी को बढ़ा के। पहली चीज क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे समझाता हूँ। पेपर के लिए तो आपको एलटीवी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, ये समझाने का तो इसलिए है कि आपको समझ आएगा, तो कोई पूछेगा तो आप समझा दोगे। पेपर में अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप लिख दो। कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है दोस्त। कौन है ये, मलिक। पेपर करेंसी आरबीआई बना, देखो कॉइन्स और 1 रुपए का नोट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, पूछा, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। ठीक है, और जो आपका 1 रुपए, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक, अभी 2000 रुपए, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक आरबीआई चलाती है। इसलिए आप देखोगे 1 रुपए पे कभी भी आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते। तो ये आपके कॉइन्स और रुपए 1 आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मिंट करती है, गवर्नमेंट कॉइन मिंट करती है। ठीक है, मिंटिंग बोलते हैं, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो 1 रुपए और कॉइन्स जो है आपके, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है या बनाती है। और आपका 2 रुपए से लेकर दो, अब बेसिकली क्या है, ये भी एक्ट है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ना आरबीआई, तो वहां देखेंगे आरबीआई की क्या पावर्स है। होता क्या है, आरबीआई के पास 10,000 रुपए तक छापने की परमिशन, मतलब 10,000 रुपए तक छाप सकती है। पहले किसी टाइम पे 10,000 रुपए भी चलते थे, 10,000 का नोट चलता था। तो जब आपको याद हो तो 1978, ये हमने थर्ड टाइम डिमोनेटाइजेशन किया था, पहले 1946 में किया था, फिर उसके बाद आपका 1978 में किया था, और अब आपका 2016 में किया। लेकिन ये दोनों थोड़े प्लान्ड थे। सेकंड थिंग, इस समय हमने 10,000 के नोट को डिमोनेटाइज किया। क्यों, क्योंकि उसके जितना बड़ा नोट होगा उसके नकली नोट उतने ही जल्दी बनेंगे, फेक, फेक और काउंटर फेक। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं नकली नोट छाप रहा हूँ तो मैं 100 के छापूंगा, उसमें मेरे को मेहनत भी ज्यादा लगेगी, पकड़े जाने के भी ज्यादा चांस है।
अगर मैं 10,000 का एक नोट छापूंगा, उसको चलाऊंगा, उसमें रिस्क कम है ना। आप 100 के नोट 10 बार चला रहे हो तो उसमें 10 में से एक बार पकड़े जा सकते हो। 10,000 का नोट आपको एक बार चला, एक बार चलाया आपके पास 10,000 रुपये आपके मार्केट में चला। ओके, तो इसलिए जो पहले था आपके 10,000 का भी चलता था, उसको आपने क्या कर दिया, डिमोनेटाइज कर दिया। अब हमने 500 और 1000 की कितने, इसलिए अभी आप देखोगे 2,000 का नोट कम चल रहा है। और हो सकता है गवर्नमेंट इसको निकाल दे मार्केट से, क्योंकि जितना बड़ा नोट होता है ना, उसकी नकली नोट बनाने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। क्योंकि जो करेंसी प्रिंट करेगा फेक, उसको फायदा किसमें है, बड़े नोट को प्रिंट करने में। अगर वो 2,000 के नोट मान लो छापता है, 2,000 के मान लो वो 10,000 नोट छापता है, अगर वही 100 के छापेगा तो 100 का एक उसके 2,000 छापने के लिए उसको 20 नोट छापने पड़ेंगे। तो इतनी मेहनत, ठीक है। और जो करेंसी छापने के लिए आपकी जो मशीन प्रिंट प्रिंट करने के लिए आती है वो भी बड़ी महंगी आती है, तो 100 वाली क्यों लेगा, फिर 2,000 वाली लेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, इज इट क्लियर। तो करेंसी जो है आपका, आरबीआई छापता है 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक छापने की उसके पास पावर है। कोइनीज एक्ट है आपका, ठीक है। वो आगे देखेंगे कौन कौन से एक्ट के थ्रू छापता है, कहाँ कहाँ पे इसकी मिल्स है जहाँ पे छपता है पैसा, वो आरबीआई जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि मिंटिंग जो है कॉइन्स की, और रुपए वन की जो प्रिंट होता है वो गवर्नमेंट करती है। इसलिए देखोगे रुपए 1 पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और बाकी सब पे गवर्नर होते हैं। आप देखना जाके रुपए 1 निकाल के, और ये देखें साथ में आपके पास जितने नोट है ना, उनके ना आपने देख लेना उनपे ना क्या आपके पीछे कौन सी, मतलब हर नोट के पीछे कोई आपका है ना हिस्टोरिकल कुछ चीज बनी हुई है। ठीक है, 200 के नोट के पीछे, 100 के नोट के पीछे, वो देख लेना, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है आपके केस में कि भाई 200 के नोट के पीछे क्या बना हुआ है। तो थोड़ा सा अवेयर रहा करो कि क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाए, ठीक है, थोड़ा सा आपको आसपास का दिखाना। तो और क्या डाउट है आपके, पॉइंट्स, ठीक है। मलिक आपका क्लियर है डाउट। सर बैंक्स अगर ऐसे बंदे को लोन दे देगा जिसके पास कुछ अपनी सेविंग्स नहीं है, ये एनपीए का केस नहीं हो जाएगा कुछ केसेस में, अगर वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक जब लोन देते हैं ना, तो लोन कोलेटरल के बेसिस पे देते हैं। जब आपको घर पे लोन दे रहे हैं तो वो घर का पेपर बैंक के पास रहेगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं। घर का पेपर बैंक के पास रहेगा हमेशा। ओके, और वैसे भी जब बैंक पैसा देता है तो उसका वैल्यूएशन करेगा, ठीक है, बैंक को भी पता होता है इसका इतना वैल्यूएशन हो रहा है। और एनपीए तो आपके जो छोटे लोगों से नहीं बनते, एनपीए एनपीए बड़े लोग बनाते हैं। विजय माल्या हो गया, मेहुल चौकसी हो गया आपका, अभी तो आपका ये अंबानी अडानी, इन्होंने भी कितने लोन ले रखे हैं। तो बड़े लोग बनाते हैं, छोटे लोग तो बेचारों का ट्रैक्टर वो गिरवी रख ले जाते हैं, ट्रैक्टर उठा के घर को उनके को वो कर देते हैं, जब कर देते हैं उस पर, ठीक है, उसको बंद कर देते हैं, बेच देते हैं। बड़े लोगों का कुछ नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है एनपीए छोटे लोगों से बनते हैं, कहाँ से बनेंगे, बड़े लोग लेते हैं लोन करोड़ों में, ठीक है, तो उनकी वजह से एनपीए। क्यों एनपीए, क्योंकि कंपनी डूब जाती है। अब मैं घर खरीदूंगा तो मिडिल क्लास जो बंदा है वो घर खरीदता है, वो लोन देता है वापस, उसको पता है जिस दिन लोन नहीं दूंगा, किस्त बंद हो गई, उस दिन आके मेरा घर ये बेच दे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है आदिश्वर। बैंक जब भी लोन देता है वो पूरा चेक करके देता है, ठीक है। और आपके जो ये रिटेल लोन है ना, बेसिकली रिटेल लोन मतलब जो हम गरीब लोग, मेरे जैसे गरीब लोग जो लेते हैं रिटेल लोन्स, वो वापस हो जाते हैं। जो हम लेते हैं लोन वो वापस हो जाते हैं। जो बिजनेस लोन्स होते हैं, बड़े बड़े लोन, उनमें दिक्कत होती है, उनमें आपका एनपीए बनता है बहुत सारा, उन्हीं की वजह से एनपीए बना हुआ है। ठीक है, हम क्या एनपीए बनाएंगे यार। ओके, तो सारा सबको क्लियर है अब क्या है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, ये तो आपको पता चल ही गया है कि 10,000 तक छाप सकता है आरबीआई। ठीक है, वो लिखा हुआ एक्ट, देखो जो एक्ट में लिखा होता है ना वही चीज कर सकते हो, लेकिन एक्ट को आप चेंज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, एक्ट को आप चेंज कर सकते हो। इसलिए देखो अभी आरबीआई 2,000 रुपए तक छाप रहा है, हो सकता है 10,000 भी छाप दे। तो इस तरह से एक्ट में लिखा है 10,000 तक, अगर आप उसको अमेंड कर दोगे तो आप चेंज कर सकते हो, उसको ज्यादा कर सकते हो। तो फर्स्ट इज योर एलटीवी। ओके, फर्स्ट इज योर एलटीवी, ठीक है, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं एलटीवी और इनको। एलटीवी आप समझो लोन टू वैल्यू रेशियो, ठीक है, कि आपके किसी चीज की कितनी वैल्यू है, उसके मुकाबले में आपको कितना लोन दूंगा, ये आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है ना।
आप पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो किसी मकान की कीमत 50 लाख है, तो मैंने उस पर लोन कितना देना है, मान लो आरबीआई ने डिसाइड किया कि आप एलटीवी आपको 80% होगी, तो मैं इस पे लोन दूंगा इसको 40 लाख। ठीक है, अब इसके बाद 10 लाख है नहीं बेचारे के पास, मान लो डिफ्लेशन चल रहा है, पैसे किसी के पास पैसे नहीं है, 10 लाख नहीं है इसके पास, लेकिन आपको पता है फ्लैट जो है वो बिकेगा तभी लोगों को पैसा मिलेगा, बिल्डर को पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो मैं इस एलटीवी को 100% आरबीआई करता है, जब डिफ्लेशन होता है आरबीआई करता है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट किया, किसको, रियल एस्टेट या हाउसिंग। यहाँ पे मैं पूरे सिस्टम में चेंज नहीं ला रहा हूँ, मैं सिर्फ रियल एस्टेट में चेंज ला रहा हूँ। या मान लो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत स्लो डाउन चल रहा है, वहां पे भी मैं एलटीवी का यूज कर सकता हूँ। आपको कार लोन लेना है, 10 लाख की कार है, आपको लोन मिल रहा है सिर्फ 80%, 8 लाख मिल रहा है, 2 लाख कहाँ से दोगे आप, नहीं है आपके पास। तो मैं यहाँ पे भी एलटीवी कितना कर दूँ, 100% कर दूँ, पूरा 10 लाख आपको लोन मिलेगा। अब आप आसानी से गाड़ी खरीद लो। दिक्कत तो कहाँ पे आती है, जो डाउन पेमेंट है आपका जो बच गया, ये देने में दिक्कत आती है। ठीक है, नहीं तो लोन का पैसा तो बंदा धीरे धीरे चुका ही देगा ना किस्त में, जहाँ 8 लाख चुका रहे वो 10 भी चुका देगा, लेकिन इकट्ठा पैसा नहीं होता है किसी के पास। अब आपका स्लो डाउन चल रहा है तो बेचनी है सारी की सारी कार, तो ये काम कर दो आप। तो आपको पता है क्वांटिटेटिव भी यूज करते हैं, वो तो आपने देखा ही था, रेपो रेट कम करके बढ़ा के जो भी करना है। साथ में हम किसको कर सकते हैं, इस क्वालिटेटिव, दोनों को एक साथ यूज करते हैं। वो भी कुछ असर दिखाएगा, कुछ तो ये असर दिखाएगा और कुछ ये असर दिखाएगा। वहां से पैसा दे देंगे लोगों को, ठीक है, डिफ्लेशन में, और यहाँ पे लोगों को एलटीवी बढ़ा देंगे, तो लोगों को क्या मिल जाएगा, ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो आराम से कारें बिक जाएंगी या फिर घर बिक जाएंगे, और उससे क्या होगा, इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है तो ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है लोन टू वैल्यू रेशियो में तो पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब इसी को इन्फ्लेशन में अगर यूज करना है, देखो नहीं करते इन्फ्लेशन में, आप ये नहीं कह सकते कि यूज नहीं करते, लेकिन बहुत रेयरली इन्फ्लेशन के लिए यूज करेंगे, तो इन्फ्लेशन के लिए हम जनरली रेपो रेट ही यूज करते हैं। मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है सिस्टम में, ये आपका घर है, ठीक है, आपको होम लोन लेना है, होम लोन लेना है तो मान लो आपका इन्फ्लेशन में आपने एलटीवी कर रखा है 90%, ठीक है, एलटीवी 90% कर रखा है, लोग बहुत मकान खरीद रहे हैं, मकानों की कीमतें बढ़ती जा रही है, तो एलटीवी को आप कम कर दो, 70% कर दो। अब अगर जेब से आपको 30% देना है, 30% आदमी कहाँ से लाएगा खुद का पैसा, क्योंकि यहाँ पे तो उसको बैंक से मिल रहा है ना 90%। अब 30% जेब से देना मुश्किल है, मान लो कोई आपका 50 लाख का है, तो 70 यानी 35 लाख तो आपने बैंक से दे दिया, 15 लाख आप जेब में कहाँ से दो। और ज्यादा बढ़ रही है, अभी भी नहीं रुक रही, तो और कम कर दो, 60% कर दो एलटीवी। लेकिन इन्फ्लेशन के केस में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव टूल्स आपको मैंने पहले ही बताया, डिफ्लेशन इज वेरी वर्स्ट, डिफ्लेशन इज वेरी वर्स्ट फॉर एन इकोनॉमी, दैट्स व्हाई वी वांट टू कंट्रोल डिफ्लेशन, ठीक है, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए डिफ्लेशन में हम सारे हथियार यूज करते हैं। इन्फ्लेशन तो अगर चल रहा है तो क्वांटिटेटिव से हो जाएगा, क्वालिटेटिव को पिक्चर में आने की जरूरत होती नहीं है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि जनरली क्वांटिटेटिव टूल्स आपके डिफ्लेशन के लिए, क्वालिटेटिव डिफ्लेशन के लिए, ठीक है। अब सेकंड इज योर मार्जिनल रिक्वायरमेंट। देखो लोन टू वैल्यू रेशियो और मार्जिनल रिक्वायरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। लोन टू वैल्यू रेशियो आपका हाउस होल्ड के केस में यूज होता है, और जो आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट है वो यूज होता है बिजनेसमैन के केस। बिजनेसमैन हो गया या कॉर्पोरेट हाउसेज हो गए। देखो हम क्या है, हम छोटे लोग हैं, हम लोन लेते हैं कम। जैसे मुझे घर खरीदना है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या है, फ्लैट खरीद लूंगा, कार खरीद लूंगा, हमें इसके लिए लोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो लेते हैं बड़ा लोन, करोड़ों में और वो, तो वो है ना, घर वर तो इतना होता नहीं है, घर की कीमत तो इतनी नहीं होती ना, वो क्या गिरवी रखते हैं, अपने शेयर्स, शेयर्स या सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो एक शेयर की कीमत आपकी 100 रुपए,
तो आरबीआई ने फिक्स किया कि उस 100 रुपए के बदले आपको कितना देना है, उसको 80% ही देना है, यानी 80 रुपए दोगे आपसे। अगर उसने आपके पास 100 करोड़ के शेयर गिरवी रखे तो आप उसको कितना दोगे, सिर्फ 80 करोड़। अब मान लो सिस्टम में डिफ्लेशन चल रहा है, ठीक है, इसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा ना, बिजनेस तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इस 80 को क्या कर दो, 80% को 90% कर दो, या 95% कर दो, या 100% भी कर सकते हो, क्योंकि एक कुछ करेगा गड़बड़ तो इसके शेयर बेच देगा उधर। तो सेम कंसेप्ट है लोन टू वैल्यू रेशियो और मार्जिनल रिक्वायरमेंट में। देखो ये मार्जिनल, नाम ही है ना मार्जिनल, कितना मार्जिन रखना है, किस किस के बीच में, शेयर की वैल्यू के बीच में, और जो आपको उसको रियल मनी दे रहे हो उसके बाद, दोनों के बीच में मार्जिन के। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट और लोन टू वैल्यू रेशियो दोनों सेम चीज है, पहली बात है। लेकिन एक में हाउस होल्ड लेते हैं जैसे हम लोग, दूसरे में बिजनेसमैन लेते हैं। बिजनेसमैन बड़ा लोन लेते हैं, तो बिजनेसमैन क्या गिरवी रखते हैं, अपने शेयर सिक्योरिटी। देखो कोई भी कंपनी होती है, जैसे अंबानी है, अडानी है, कंपनी ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मैं आज की डेट में बोलता हूँ कि अंबानी, मान लो अंबानी के पास $5 बिलियन वर्थ है उसकी कंपनी, मतलब अंबानी के टोटल, मतलब ये अडानी का टोटल जो एसेट्स है $5 बिलियन वर्थ है। तो इसका मतलब ये नहीं है $5 बिलियन की उसकी कंपनी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू है, या उसके पास जो कार है उनकी वैल्यू, मतलब फिजिकल एसेट्स नहीं होते हैं। फिजिकल एसेट्स कभी नहीं होते, ये होते हैं आपके कौन से, शेयर्स। हर कंपनी की वैल्यू जो होती है उसके शेयर्स की वैल्यू होती है, ना कि उसकी फिजिकल एसेट्स की वैल्यू। तो जो आपके शेयर्स है, इसलिए आप देखो मार्केट में शेयर्स बढ़े तो उस कंपनी की वर्थ बढ़ेगी, शेयर्स कम हुए तो उस कंपनी की वर्थ कम हुई। जैसे आज की डेट में आप देख लो, कोरोना चल रहा है तो कोई शेयर्स नहीं खरीद रहा है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है शेयर मार्केट में, कुछ ही शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, तो शेयर्स की वैल्यू कम हो गई। अब आप इसी टाइम पे ई कॉमर्स कंपनी देखोगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो ई कॉमर्स जो कंपनी है उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा ग्रो कर रही है अभी। फार्मा कंपनीज है उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि दवाइयां बना रही हैं। जिस चीज की डिमांड होगी मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, जिसके डिमांड नहीं होगी उसके शेयर्स नहीं बढ़ेंगे। तो आप देखो अनिल अंबानी है, अब अनिल अंबानी पे क्या इतना लोन था, वो नहीं चुका पाया, दिवालिया हो गया, उसकी कंपनी के शेयर्स एकदम डाउन चले गए। ऐसे किंग फिशर थी, किंग फिशर जैसे ही बंद हुई दिवालिया, वो उसके शेयर्स एकदम डाउन चले गए। यस बैंक है, यस बैंक के शेयर्स एकदम, शेयर्स होते हैं, शेयर्स खत्म, आपकी कंपनी। इसलिए जो आप देखा होगा जो फार्मा कंपनीज है वो सेफ होती है इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि आदमी जो होता है दो चीजों में हमेशा खर्चा करता है, एक दवा और एक दारू। दवा दारू इसलिए बोलते हैं, अब देखो इसके शेयर्स भी जो है कंपनी जिनके हाई रहते हैं, और इसके भी हाई रहते हैं, क्योंकि आदमी बीमार होगा तो दवा लेगा, और आदमी खुश होगा तो भी पार्टी करेगा, दुखी होगा तो भी पार्टी करेगा। ठीक है, दुख में गम बुलाएगा और सुख में करेगा। तो आप देखो कि ये जो लिकर है और जो आपका ये है दवाई है, जो आपकी फार्मा, इनके शेयर्स मतलब डिमांड रहती है ना हमेशा। क्यों, क्योंकि लोग है ना बड़े यहाँ पे स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है? तो ये इसीलिए आप है ना कभी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसके शेयर थोड़े सेफ है। या फिर अगर आप खेलना चाहते हो रिस्क, तो रिस्क खेलना है तो ऐसी कंपनी में शेयर्स, ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो जो बहुत रिस्क है। क्यों, क्योंकि अगर आप इनमें शेयर इनमें करोगे ई कॉमर्स या फार्मा में, तो आपको एक सेफ रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आप कभी भी अरबपति नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप रिस्की में करोगे, जैसे यस बैंक है, मान लो आज आप यस बैंक के खरीद लेते हो, मान लो 1,00,000 शेयर खरीद लेते हो, या मान लो 1,000 10,000 शेयर खरीद लेते हो, कल को ये रिवाइव कर जाता है और उसके शेयर्स की कीमत डबल भी हो जाती है, मजे हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, मेरे कुछ मित्र हैं वो करते हैं। ठीक, शेयर मार्केट में काफी लोगों ने करोड़ों भी लगाया हुआ है, 2 करोड़ भी लगाया हुआ हमारे साथ वालों, और वो कमा भी रहे हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज। तो बेसिकली जो कंपनी होती है उसकी वैल्यू शेयर से होती है हमेशा। ठीक है, तो ये बताने के लिए आपको मैंने ये सब समझाया। ठीक है, तो लोन टू वैल्यू रेशियो, कोई डाउट तो एमआर तो कंपेरेटिवली रिस्की होगा एलएम से, क्योंकि शेयर गिर गए बाद में लोन तो दे। हाँ, लेकिन इसलिए एलएम जो एमआर है ना उसमें 100% तक नहीं जाता है। रिस्की तो दोनों ही है यार,
घर वाला भी रिस्की है, भूकंप आ गया, घड़ी गिर गया, फिर क्या बेचेगा बैंक? रिस्की तो सब कुछ है, ठीक है। अब घर में बैठे हो तो आपको क्या लगता है? रिस्की है सब चीजें भाई। पेपर लिखोगे यूपीएस का, वो भी रिस्की है, होगा नहीं होगा। और इतना बड़ा कितना लिखा है? As you said, day money value of things decrease day by day. Then जो आज 10 रुपए की है कल 20 रुपए महंगा हो जाएगा। सो टेकिंग हाउस लोन इज बेनिफिट। हाँ, हाउस लोन लेना चाहिए ना आपको। इसलिए तो मैं कहता हूँ आपको जो चीज खरीदनी है, अगर आप आज खरीदना चाहते हो, अब देखो, आज से पहले किसी ने, किसी आज से 20 साल पहले अगर 6 लाख का मकान खरीदा, उसने उस समय दे दिया लोन वोन कैसे ना कैसे करके, आज की डेट में वो 6 लाख का मकान ही 3-4 करोड़ का। मैंने 2017 में, 2016 में मैंने मकान खरीदा, ठीक है। उस समय 1.5 करोड़ का दिया, आज की डेट में उसकी कीमत 5 करोड़। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हुई। और दूसरी बात ये भी है, देखो, लोन लेके आप चीज लोगे ना, सबसे पहली बात तो उस समय मैंने 1.5 करोड़ लिया, अभी मैंने मान लो लोन तो नहीं लिया, उसमें कुछ लोन लिया था, चुका दिया। मकान आप लोगों तो मकान की कीमत हमेशा बढ़ती है, मतलब बहुत रेयरली कम होती है, ऐसा नहीं है, हमेशा बढ़ती है, मतलब जनरली बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मकान एक नेसेसिटी, जमीन कम है, तो हर किसी को क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो अगर आप मकान आज खरीद लेते हो तो मकान आगे जाके आपको ज्यादा ही कमा के देगा। ठीक है, जैसे मैंने एक मकान, मैंने शेयर मार्केट में मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करता, मैंने इससे पहले एक खरीदा, ठीक है, वो मैंने 36 लाख का खरीदा, और फिर मैंने उसको थोड़े टाइम बाद बेच दिया 54 लाख का। ठीक है? देख लो आप, 18 लाख कमा लिए मैंने। अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता तो इतना नहीं कमा पाता। ठीक है, अब सारा पैसा खत्म हो गया खरीदने में। ठीक है, अब कुछ नहीं खरीद रहे, अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है, कोरोना में पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए अभी इन्वेस्ट कर लो। तो आप लोन लेके चीज देखो, चीज वो लो जो आपको रिटर्न दे। अब आप कार लेते हो, आप लोन लेके, कार आपको क्या रिटर्न दे? कोई रिटर्न नहीं दे। कार तो एक लग्जरी आइटम हो गया, उसकी एक तो आपको लोन भी देना और कार की प्राइस कम होती है। आप घर खरीदो, आप गोल्ड खरीदो, तो प्राइस बढ़ेगी। और वो ऐसी चीज है, कभी भी आपको जरूरत पड़ी पैसे की, आप उनको बेच के पैसा दे सकते हो। कार आज आपने 6 लाख की ली, 2 साल बाद उस 6 लाख के 4 लाख में निकले, मतलब निकलते ही आपके हाथ में आती है आधी रेट हो गई। तो इसलिए आप देखोगे जो अमीर लोग होते हैं, जितने भी आपके रिच पीपल हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप किसी को देख लो, जैसे बिल गेट्स को देख लो, अंबानी को देख लो, अडानी को देख लो, सब, या फिर आपका जेफ बेजोस को देख लो, ये सब जो पैसा जिसमें वहां पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपको रिटर्न। अगर नहीं भी बजेगा तो भी, समझ नहीं आया मुझे सुप्रिया, क्या कह रहे हो आप? ठीक है, ओके, सबको डाउट क्लियर है? किसी का कोई डाउट रह तो नहीं गया? मैंने ट्राई किया सबके डाउट को क्लियर करने की। एलटीवी बैंक, एलटीवी तो यार एक वो है, लोन तो बैंक ही देगा, एलटीवी आरबीआई डिसाइड करता है। ओके, ओके। ठीक है भाई। ओके आदिश्वर, सब रिस्की है, ठीक है, एवरीथिंग इज रिस्की, इवन योर लाइफ इज रिस्की। कल का पता है आपको, कल क्या होगा? ठीक है, मैं आपको बता दूं ना, कोरोना में ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जिनके हमने उम्मीद नहीं थी। पहले ये था कि सिर्फ एजेड लोग जा रहे हैं, नो, राइट, नो, ठीक है, एवरीवन इज अफेक्टेड बाय कोरोना। इवन हमारा एक कोलीग है, ठीक है, बड़ा यंग था, 28 ईयर्स का, अभी अभी शादी हुई थी, एक बच्चा था, ठीक है, कोरोना से हो गई उसकी डेथ थोड़े दिनों तक। और ऐसे हुआ, आज बीमार हुआ 30 दिन, जबकि उसको हमारे यहाँ तो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं। तो आपको नहीं पता कुछ भी, इसलिए मस्त रहा करो, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। सब आरबीआई डिसाइड करता है, एमआर, एलटीवी, ठीक है, आरबीआई करता है। ठीक है, शेंकी, एमआर कुछ नहीं है, एमआर है आपका शेयर्स के अगेंस्ट लोन देता है, ठीक है। जैसे वहां पे क्या है, आपका एक कमोडिटी थी। कमोडिटी क्या था? आपका हाउस, होम हो सकता है, या फिर आपका
ऑटोमोबाइल कुछ भी हो सकता है, किसी भी सेक्टर के लिए मैं कर सकता हूँ। तो वहां पे उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल रहा था, उसको एलटीवी कह रहे थे। और यहाँ पे आपका क्या है, अगर ये हाउस होल्ड के केस में, अगर कोई बिजनेसमैन लोन लेता है तो बिजनेसमैन तो अगेंस्ट शेयर्स लेगा, तो उसके शेयर्स की जो वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट उसको कितना लोन देना चाहिए, उसको एमआर कहते हैं, मार्जिनल। सेम कंसेप्ट कोई एलटीवी वाला है, आप सिर्फ इतना समझो दोनों कंसेप्ट सेम। बस एक में हाउस होल्ड को लोन मिलता है, वहां पे आपका घर गिरवी रहेगा या आपकी कार गिरवी रहेगी। अब बिजनेसमैन को ज्यादा लोन चाहिए होता है तो वो अपने शेयर्स गिरवी रखेगा, वहां पे आपके शेयर्स गिरवी। अगर आप लोन वापस नहीं करते हो तो ऑप्शन कर दिया जाएगा। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि हाँ बिजनेसमैन है वो आपका एलटीवी में नहीं जा सकता। मान लो अंबानी है, बिजनेसमैन है, उसको घर के लिए लोन चाहिए, अगर उसको अपने पर्सनल घर के लिए लोन चाहिए तो फिर वो किस में आ जाएगा, वो एलटीवी में। और मान लो उसको अपनी कंपनी के लिए कोई लोन चाहिए, बड़ा लोन चाहिए, फिर उसमें क्या रखेगा, वो अपने शेयर्स गिरवी रखेगा। तो जब शेयर्स गिरवी रखोगे तो एमआर, शेयर्स या सिक्योरिटी, और जब आप अपना घर गाड़ी वाड़ी गिरवी रहता है आपका कमोडिटी, तो वो आपका। ओके, क्लियर है। एलटीवी यार अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होता है चंदन, एलटीवी अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, हर चीज के लिए अलग होता है। सेम भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आरबीआई ने ऑटोमोबाइल और हाउसिंग के लिए दोनों के लिए 80% किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम होगा। हाउसिंग के लिए 100% होगा तो ऑटोमोबाइल के लिए आपका 70 हो सकता है, 80 हो सकता है। मतलब अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने एक रेट फिक्स करी, एक फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो कभी हाउसिंग लोन के लिए जब 100%, तो ऑटोमोबाइल के लिए उस समय 70% हो सकता है, 80% हो सकता है। जब ऑटोमोबाइल के लिए 100% है और हाउसिंग सही चल रहा है तो हाउसिंग के लिए 80% हो सकता है। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होता है, वो आरबीआई डिसाइड। कंपनी डूब गई एंड शेयर्स की वैल्यू कम हो गई तो बैंक उनको सेल कैसे करेगी। ठीक है, फिर एनपीए बन जाएगा ना दोस्तों, अगर कंपनी डूब गई तभी तो एनपीए बन रहे हैं। जो आपको लोन मिलते हैं बड़े लोन बिजनेसमैन को, वो ऐसा थोड़ी ना बैंक देना चाहता है, उसके ऊपर से प्रेशर आता है देना। वी विल सी दैट इन एनपीए, जब बैंकिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे एनपीए कैसे बनता है। ठीक है, जब बैंक को नहीं मिलेगा पैसा तो उसको गवर्नमेंट देगी पैसा भाई, उसके एनपीएस का कुछ करेगी गवर्नमेंट, आरबीआई कुछ करेगा। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे कि बैड बैंक बनाने की क्यों जरूरत है। ठीक है, तो वो ठीक है, क्लियर है। तो देखेंगे आगे कि डूब गया तो क्या हुआ। ठीक है, अभी से तो डुबो रहे हो, आगे डुबाएंगे हम, बैंक को डुबाएंगे भी, बैंक को निकालें भी। ठीक है, कंपनी को भी डुबाएंगे, इसलिए तो आपके इतने सारे एक्ट है, सरफाईसी एक्ट। ठीक है, बैंक कोड। इतने जिज्ञासु ना हो, अभी आगे जाके सारी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, डोंट वरी, सबका जवाब मिलेगा। तो आपके डाउट क्लियर हो गए, ये दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, देखो ये ना बेसिकली आप पढ़ तो कहीं से भी सकते हो, समझ भी आ जाएगा, लेकिन डेफिनेशन आपको यही याद रखनी है जो मैंने यहाँ लिखी है, ये दो दो लाइन की डेफिनेशन। आपके पास बहुत सारी साइट से आप वहां से पढ़ सकते हो, मृणाल है एक, वो भी पढ़ाता है। ठीक है, मैं भी पहले कभी वहां से पढ़ता था। एक आपका और इकोनॉमी का यूट्यूब पे वो भी पढ़ाता है, लेकिन वहां पे एक ही दिक्कत है, आपको ये खुद से बनाने पड़ेंगे notes। ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ो बात वही है, सेम चीज है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, पेपर में ये ऐसे कैसे लिख के आ जाए। ये लिखा है, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ हाउस होल्ड, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ, it is the ratio of the loan to be given against the value of an asset, bond shares। ठीक है, बॉन्ड और शेयर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। बॉन्ड पे फिक्स आपको मिलता है रिटर्न, शेयर चेंज वेरिएबल। बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब बैंकिंग देखेंगे, बॉन्ड्स और शेयर। और ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द लोन टू बी गिवन अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट, गोल्ड, ऑटो लोन। ठीक है, गोल्ड होम, हाँ देखो गोल्ड में भी होता है। होता क्या है, आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना हो। ठीक है, मुथूट फाइनेंस, अक्षय कुमार उसका ऐड भी देता है, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर कहाँ करो। मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा। ये मुथूट फाइनेंस क्या है, एक एनबीएफसी है।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। ठीक है, अब आप बात को समझो। एनबीएफसी, ये आगे तो हम इनमें डिफरेंशिएशन देखेंगे। यहाँ पे देखो, नॉन बैंकिंग, बैंक नहीं है वो, मतलब बैंक नहीं है, एनबीएफसी बैंक नहीं है, लेकिन फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। जैसे इसी की तरह एक और है दीवान हाउसिंग, अभी मैंने उससे लोन लिया था, दीवान हाउसिंग, और आपको पता हो तो अभी ये डूब चुकी है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डीएचएफएल, ये अभी बैंकरप्ट हो चुकी है। ठीक है, न्यूज में थे डीएचएफएल। ठीक है, आपका आईएल एफएस डूबा था ना, आईएल एंड एफएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग सर्विसेज, आई फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत बड़ी एनबीएफसी थी। देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है बैंक नहीं है, लेकिन वो लोन देता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। बैंक क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका सेविंग अकाउंट नहीं खोलता है वहां पे, सेविंग अकाउंट नहीं खोलता है, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, आपको एटीएम कार्ड नहीं देता है। बैंक सारे काम करता है नहीं, करंट अकाउंट नहीं है आपका, एफडी नहीं है वहां पे, ये काम नहीं करता वो, इसलिए वो बैंक नहीं है, क्योंकि बैंक वाले काम नहीं करता। लेकिन एक काम करता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराने का, इसलिए बैंक तो नहीं है, लेकिन फाइनेंस कंपनी, इसलिए बोलते हैं इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जो बैंक्स नहीं है, या तो कोई भी कंपनी आपकी बैंक, या तो कोई भी बैंक होगा आपका, और अगर वो बैंक नहीं है तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये एक पार्ट है आपकी एनबीएफसी। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बैंक होगा या एनबीएफसी होगा। तो जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इन पे भी एलटीवी और ये लागू होता है। तो जैसे आप गोल्ड है, अगर आप गोल्ड गिरवी रखने जाओगे, तो आरबीआई ने फिक्स किया हुआ कि 80% आपको एलटीवी मिलेगा। गोल्ड भी एसेट ही है ना, 80% आपको वो मिलेगा इस पे। तो आप अगर 1 लाख का गोल्ड गिरवी रखने गए, तो आपको कितना मिलेगा उस पर? 80,000। अब मान लो डिफ्लेशन है, आरबीआई पैसा देना चाहता है लोगों को, तो आरबीआई क्या करेगा, इसको बढ़ा के 90% कर। देखो, गोल्ड की वैल्यू तो 1 लाख है, उसने वैल्यूएशन करके आपको इतनी दिया। अगर वो 1 लाख की बजाय आपको 1 लाख भी दे रहा है, तो उसको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आगे जाके गोल्ड की कीमत बढ़नी है। लेकिन वो आपको 80% जानबूझ के देता है, ठीक है, कि कल को गोल्ड की प्राइस कम हो गई बाई चांस, तो वो घाटे में ना रहे। अब 90% कर दिया, तो अब आपको 90,000 मिल जाएंगे। 10,000 आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, तो 10,000 एक्स्ट्रा आए तो कुछ खरीदोगे आप उसका, तो डिमांड बढ़ेगी। तो बेसिकली इस तरीके से आपका आरबीआई जो है वो डिफ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। लोन टू वैल्यू रेशियो गोल्ड के अगेंस्ट ले सकते हो आप, और बहुत सारी आपकी फाइनेंस कंपनीज आपको हैं जो गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन देती है, उनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं। अब जाके चले जाना मुथूट फाइनेंस, आपके वहीं पे एक ऑफिस है, अभी बंद हो गया शायद कोरोना में, आपके सतवारी पे ही है एक ऑफिस। वहाँ जाना गोल्ड चेन लेके, उससे बोलना मुझे इसके अगेंस्ट लोन दे दो, दे देगा वो आपको। ठीक है, तो गोल्ड के अगेंस्ट ले सकते हो, होम के अगेंस्ट ले सकते हो, और यहाँ पे क्या है, फिजिकल एसेट्स है, वो दिख रहे हैं हमको एसेट्स, उनके अगेंस्ट लोन लिया है। यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? शेयर्स तो आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं, ये जो है ना, ये सब डीमैट अकाउंट में होते हैं, फिजिकल नहीं है ये, डीमैट। वर्चुअल है सब। शेयर्स कोई ऐसे थोड़ी ना है, अब पहले होते थे, ठीक है, ऑफलाइन, अब तो आजकल तो सब क्या है, ऑनलाइन है, वर्चुअल है। आप जब ट्रांजेक्शन करते हो, आप कोई चीज खरीदते हो, आप ऑनलाइन पे करते हो, पैसा दिखता है क्या आपको जाता हुआ? नहीं दिखता, सीधा डिडक्ट हो जाता है, तो आप देख नहीं सकते। आपके अकाउंट में भी जो पैसा है उसको आप देख थोड़ी ना सकते हो, बस वहां लिखा हुआ है कि हाँ, आप देखोगे अपना अकाउंट तो लिखा रहेगा वहां पे 10 लाख, तो 10 लाख आपके अकाउंट में, लेकिन वो फिजिकल तो नहीं है। जब आप उसको निकालते हो एटीएम वगैरह से, तब आपके हाथ में फिजिकल करेंसी आती है, लेकिन आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो वो कैसा होता है? तो सारा वर्चुअल, आपको ना पैसा आता हुआ दिख रहा है, ना आपको जाता हुआ दिख रहा है, सीधा जा रहा है। ऐसे ही आपके शेयर्स होते हैं, डीमैट अकाउंट में होते हैं, डीमेटलाइज अकाउंट उसमें पड़े होते हैं, ये फिजिकल नहीं होते। ओके, तो ये बिजनेसमैन के केस में। आप किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर क्लास खत्म करेंगे।
बैंक नहीं, आरबीआई डिसाइड करता है, कोई नहीं सबका, आरबीआई डिसाइड करता है। अभी एलटीवी अलग अलग सेक्टर का अलग अलग होगा ना, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग होगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एलटीवी चेंज होता रहता है, लेकिन 80 से 90% के बीच में रहता है जनरली, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग होता है। सब आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई ने एलटीवी बोल दिया इतना है तो वो सबके लिए इतना ही है, एनबीएफआई हो, बैंक हो, सबके लिए इतना है। ठीक है? लेकिन आपको मैं बात बताऊं, अगर आरबीआई ने एलटीवी बोल भी दिया 80%, अब मान लो बैंक मैनेजर ही मेरा जानकार है, जैसे मेरा है भी जानकार, ठीक है, मैं उसके पास, जैसे कार पे आपको 80% तक लोन मिलता है, लेकिन जब मेरा जानकार है तो मैंने उसको बोला कार लेनी है, मेरा सीनियर ही है बैंक में, मैंने बोला बहुत से यार कार लेनी है, बोले यार 80% मिलता है, मैंने कहा मेरे पास नहीं है पैसे देने, तो मेरे बॉस ने मुझे 95% फाइनेंस कर दिया, तो 5% जेब से देना है। ठीक है, तो वो उनका डिस्कशन भी होता है। ठीक है, तो मैंने कहा ना बैंक मानते हैं तो मानते हैं, नहीं मानते तो नहीं मानते। लेकिन अगर आप बैंक का अभी जानकारी थी, अगर कोई और आपकी जानकारी नहीं है तो वो आपको 80 देगा, हो सकता है इससे कम दे, क्योंकि फिर तो वो अपना फायदा देखेगा ना, यहाँ तो मेरे जानकार थे, उनको पता है यहाँ तो पैसा फंसना नहीं है, वापस आ जाए घर की बात। तो इसलिए इसमें ज्यादा आप उसमें भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ओके, और एलटीवी कितना है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग होता है, कितना याद करो। ठीक है, हाउसिंग में अलग होगा, ऑटोमोबाइल में अलग होगा। ठीक है, और बढ़ता घटता रहता है आरबीआई को जब लगता है स्लो डाउन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, यू हैव 10 मिनट्स, 5 मिनट है आपको, डाउट पूछ लीजिए कोई, तो एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू हैव 5 मिनट्स, यू कैन आस्क एनी डाउट। एक पर्सनल क्वेश्चन रिलेटेड टू, हाँ, पूरा आप ना लोन लेने के देखो दो फायदे। एक तो लोन लेने का फायदा ये है कि आपके पास जो आज पैसा है ना 10 लाख, वो 10 लाख आप कहीं और इन्वेस्ट करो, वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। दूसरी बात ये है, डीमेट, दूसरी, एक मिनट इसको बता, दूसरी बात ये, लोन जब आप लेते हो ना तो वो जो बैंक आता है वो पूरी प्रॉपर्टी को चेक करता है कि कहीं कोई, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये आपकी प्रॉपर्टी जो है ये आपकी मतलब फेक हो ये पेपर्स, या फिर डिस्प्यूटेड हो लैंड, इसलिए ना लोन आप कम लोगे, 5 लाख की लोन। ठीक है, वो लोन आप, ठीक है, फिजिकल एसेट्स मतलब जिनको हम देख सकते हैं, जैसे घर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया जिनको हाथ में लेकर टच कर सकते हैं, वो फिजिकल एसेट्स है। बिल्डिंग हो गई, ठीक है, आपका घर हो गया, आप घर एसेट है, आपके लिए घर है ना, आपका एसेट है, आप उसको किराए पे चला सकते हो, वो फिजिकल एसेट्स। और दूसरे एसेट्स कैसे हैं जो दिखते नहीं है, जैसे आप हवा है, हवा एक वर्चुअल एसेट है, हमको सबको सांस उसी से मिलती है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। पानी है, पानी एक फिजिकल एसेट है, दिखता है। तो फिजिकल मतलब जो दिखते हैं, जिनको फील कर सकते, मतलब जिनको देख सकते हो आंखों से, ठीक? या आप हाथ में लेके उसको देख सकते हो कितना बड़ा है कितना छोटा। वर्चुअल जो नहीं दिखते ऐसे, जो आपका डीमैट अकाउंट होता है ना, आपको जब भी शेयर मार्केट में डील करना है तो आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है ऑनलाइन, जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट का डीमेटलाइज अकाउंट होता है, मतलब वहां पे आपका डीमेटलाइज मटेरियल का मतलब जो चीजें दिखती है, डीमेटरलाइज मतलब चीजें दिखेंगी नहीं, वो आपके उसमें रहेंगे। ठीक है, अकाउंट में आपके, जैसा आज मैंने मान लो 1000 शेयर्स खरीदे, वो मेरे अकाउंट में मुझे दिख नहीं रहे शेयर्स, तो दिखते नहीं है, वो किस फॉर्म में होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, दिखते नहीं। अभी जो पैसा है मेरे पास मेरे अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, हाथ में करेंसी नहीं लोगे, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, आपको फिजिकल नहीं होता है, वो वर्चुअल है। जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है वो दिखता थोड़ी ना है जब तक आप उसको हाथ में एटीएम से निकाल के हाथ में न दो। अदरवाइज ऐसे मेरे अकाउंट में मान लो अभी 10 लाख पड़े हैं, मैं एक कुछ खरीदना चाहता हूँ तो मैं अमेजोन पे करूंगा, मेरे को वो चीज मिल जाएगी, सब क्या हुआ, वर्चुअली हुआ। लेकिन अमेजोन से मैं मंगाता हूँ, मैं कैश ऑन डिलीवरी देता हूँ, तो फिजिकल ट्रांजेक्शन हुआ क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया। ठीक है, एसएलआर, हाँ एसएलआर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आप एमएसएफ में यूज करते हो। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली डिविडेंड कुछ नहीं होता,
जो शेयर्स होते हैं ना, हर कंपनी के शेयर्स होते हैं। जब उन शेयर्स, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हो, जैसे मान लो आज के डेट में मैं सिप्ला के शेयर्स खरीदे हुए हैं। सिप्ला आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, 100 रुपए का मैंने एक शेयर खरीदा और मान लो मेरे पास 10,000 शेयर है। कल को इस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ गई, मान लो 100 से बढ़ के 150 बढ़ गई। अब इसकी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ी तो इसका प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को, इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो मेरे को भी देगा जो मैं इसका शेयर होल्डर हूँ। जो ये कुछ पार्ट मुझे देगा उसे कहते हैं डिविडेंड। जैसे अगर आपने किसी को लोन दिया तो लोन पे वो आपको देता है इंटरेस्ट। यहीं पे शेयर्स पे अगर कंपनी मुझे कुछ भी मुनाफा हो रहा है कंपनी को, उसका कुछ पार्ट मुझे देगी, उसे कहते हैं डिविडेंड। ओके, क्लियर है? डिविडेंड मतलब कंपनी को जब भी, और मुनाफा नहीं होगा तो कुछ नहीं देगी। ठीक है, ओके, तो क्लियर है? एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज करते हैं, ठीक है, किसमें? एमएसएल। ओके, होपफुली आपको क्लियर होंगे आपके सारे डाउट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए घर पे, अच्छे से रहिए, बाहर कम निकलिए।